नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस एजुकेशन सीरीज में। और आज हम लोग बातचीत करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश की क्या संभावनाएं हैं, हेल्थ केयर सेक्टर क्या होता है, हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी लैब कैसे काम करती हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इन सब पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखने के बाद इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलिए बिना देर के हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर क्या होता है और इसमें निवेश करके क्या वाकई पैसा बनाया जा सकता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर दरअसल दोस्तों एक इतना सनराइजिंग, इतना बड़ा सेक्टर है ये कि जिसकी ग्रोथ करीब पूरे सेक्टर की हम देखें तो 15-17 से लेकर के 22% तक की अलग अलग सेगमेंट की ग्रोथ है। और बहुत बड़ा ये होने वाला है 2030 तक। करंट साइज से लगभग लगभग ये दुगना हो जाएगा। इस समय लगभग $350 बिलियन का ये साइज है इसका, जो कि 2030 तक मेरे ख्याल में $7 बिलियन के हिसाब से हो सकता है। $700 बिलियन ये हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। चलिए इसको समझते हैं कि आज ये होता क्या है। तो पहले हिस्से में हम लोग ये समझेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर है क्या, कौन लोग इसमें काम करते हैं, किस तरह का काम होता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में मेनली दो चीजें होती हैं, एक होता है हॉस्पिटल्स और दूसरा होता है पैथोलॉजी लैब या डायग्नोस्टिक्स भी जिसको बोलते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या काम होता है, जो इलाज करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, सर्जरी करते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज तरीके के काम होते हैं जहाँ पर पेशेंट केयर होती है, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इस तरह के कई बार बहुत ही स्पेशलाइज टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है, दो तरह से पैथोलॉजी काम करती है, एक पैथ और एक रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोप्सी, ये सब कुछ होता है और ये 58% है टोटल बिजनेस का। और रेडियोलॉजी में एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब होता है, ये 42% है। और डायग्नोस्टिक्स किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में किसी भी मॉडल का कोर है। बिना डायग्नोस्टिक्स के तो हॉस्पिटल काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनको पता होगा क्या हो रहा है तभी वो उसका इलाज करेंगे। तो हॉस्पिटल कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे मल्टी स्पेशलिटी कंपनीज होती हैं, उसमें अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, इस तरह की कंपनीज आती हैं। सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एक ही तरीके का इलाज होता है, तो बहुत सारे आई हॉस्पिटल्स आपने सुने होंगे, कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल सुने होंगे, कैंसर के जिनको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है वो आपने सुने होंगे, या कई जगहों पे मेटर्निटी वाले होते हैं जिसको अलग अलग तरह से गायनकोलॉजी बोला जाता है। तो इसके भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। और फिर हॉस्पिटल्स की चेन्स होती हैं, पैन इंडिया हो सकती है, एक शहर में हो सकती है, एक स्टेट में हो सकती है। पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स कंपनीज कौन कौन सी, एक होती है स्टैंड अलोन लैब, जो शहरों में आप देखेंगे बहुत सारी लैब होती हैं, लोकल लैब जिनको बोलते हैं, जिनका विस्तार एक शहर में या मैक्सिमम दो शहर में होता है। 48% मार्केट शेयर भैया इन्हीं का है। हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है ये सेक्टर। हॉस्पिटल में जो लैब्स होते हैं कई सारे उनसे जुड़े होते हैं, उनका मार्केट शेयर 37% है और ये तेजी से बढ़ रहा है। सारे अस्पतालों में जाइए तो उन्होंने अपनी लैब खोल रखी है, बड़े बड़े अपोलो में जाइए, मैक्स में जाइए, सबकी अपनी लैब भी है। तो करीब करीब 37% वो वहां पे पहुंच गया है। और कुछ इंडिपेंडेंट केवल पैथोलॉजी लैब्स का ही बिजनेस करते हैं। लिस्टेड कंपनी है, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, ये पूरे देश में फैली हुई हैं और ये इनका काम सिर्फ टेस्टिंग है और कुछ नहीं करते ये। तो तीन प्रकार की ये होती है इसमें। और ये पूरी इंडस्ट्री 80 से 85% तक अनऑर्गेनाइज्ड है, ये एक सच्चाई है। चलिए बिजनेस मॉडल क्या है हेल्थ केयर में। हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल क्या है, पेशेंट आया, एडमिट हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तीन काम हुए और उसका बिल रेज हो गया। की मैट्रिक्स क्या है इसमें, ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, फोकस ऑन ऑक्यूपेंसी पर स्पेशलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, कि किसी अस्पताल में मान लीजिए 100 बेड है, उसमें एवरेज है कि साल भर में उनके 90 बेड भरे रहते हैं, कोई ना कोई उसमें भर्ती रहता है। तो 90 बेड जो भरे हुए हैं उससे कितना रेवेन्यू पर बेड जनरेट, जैसे आरपू होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मोबाइल कंपनियों में, कि हर यूजर से कितना पैसा मिल रहा है आपको, वैसे ही हर बेड से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो ऑक्यूपाइड है। प्लस ऑक्यूपेंसी में हो सकता है बहुत छोटी बीमारी के लिए वो भर्ती हुआ हो, उसको छोटा सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है या बहुत तो हार्निया का ऑपरेशन कराना है, ये छोटी सर्जरीज है, इसमें बहुत पैसा नहीं बनता है। लेकिन कोई बड़ी बीमारी, अनफॉर्चुनेटली कोई मान लीजिए हार्ट सर्जरी के लिए गया तो मोटा रकम उसमें बनेगी। तो ऑक्यूपाइड बेड में किस लिए वो भर्ती हुआ है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट है, ये जनरलाइज ट्रीटमेंट है। डायग्नोस्टिक्स में क्या होता है, सैंपल कलेक्ट करो, लैब में प्रोसेस करो, रिपोर्ट बनाओ, पैसे लो, बात खत्म। हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं। एक सेंट्रल लैब होती है और बहुत सारे कलेक्शन सेंटर होते हैं। पूरे शहर में कलेक्शन सेंटर है, एक जगह लैब है। या कई बार छोटे छोटे शहरों में लैब नहीं होती है, लैब बड़े शहर में होती है, उसके आसपास के जिलों में कलेक्शन सेंटर होते हैं। तो दो तरह से ये बिजनेस काम करता है। पैसा कैसे बनता है, अब इस ये तो समझ लिया कि धंधा क्या है, कैसे होता है, कैसे मनी बनती है इसमें। तो मेजर रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, इन पेशेंट, जो आईपीडी है, सर्जरी हो रही है, आईसीयू में भर्ती है, हाई मार्जिन बिजनेस है। फिर ओपीडी है, देखने आए भाई, कंसल्टेशन लिया, तो डॉक्टर साहब की अस्पताल की जो फीस है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, वो दिया, बात खत्म, दवा तो हम बाहर से लेंगे। या दवा हम अगर अस्पताल की फार्मेसी से भी दवा लिया तो उसमें बहुत पैसा नहीं बनना, क्योंकि हम दवा बाहर से भी ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक एंड फार्मेसी, तो हॉस्पिटल के अंदर भी अब दवाखाना भी खुल गया है और टेस्टिंग भी होने लगी है। तो अभी जो बड़े अस्पताल ना, लाइक जैसे अपोलो, मैक्स, इनके अंदर उनकी फार्मेसी भी है। यानी आप अस्पताल में एक बार घुसे तो सब कुछ वहीं पे है आपका, इवन कॉफी भी है, स्टारबक्स की कॉफी भी पी सकते हैं वहां पे। तो दवा भी वहीं मिलेगी, टेस्ट भी वहीं होगा, सर्जरी भी। आप मतलब एक तरीके से घुसे तो धो नहा के एकदम तैयार होकर राजा बाबू बन के निकलेंगे आप, और कॉफी भी पियेंगे। इवन बड़े बड़े अस्पतालों में तो अब टॉयज की दुकानें भी खुल गई, जिससे बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके। मतलब एक कंप्लीट मॉल बनता जा रहा है वो। प्लस मेडिकल टूरिज्म होता है, इंश्योरेंस पे आउट से भी कमाई होती है उनकी, क्योंकि कमीशन होता है उसमें। और मेडिकल टूरिज्म भी एक नई ब्रांच खुलती जा रही है। बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं, क्योंकि भारत में इलाज विदेशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। मैनी हॉस्पिटल चेन्स आर अर्निंग 50% फ्रॉम नॉन हॉस्पिटल सेगमेंट लाइक फार्मेसी। अब देखिए क्या हुआ, जैसे अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बड़ी अपोलो फार्मेसी इज वेरी बिग, पूरे देश में है वो, 24/7 चल रही है। तो वो एक मेजर रेवेन्यू सोर्स हो गया। तो अब अस्पताल में मेन काम क्या है भैया, सर्जरी करना, पेशेंट देखना। लेकिन धंधा कहां से आ रहा है, 50% फार्मेसी से। नॉट इन केस ऑफ अपोलो, ये नहीं कह रहा कि अपोलो में ये होता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अब ये एक सोर्स बनता जा रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड होता जा रहा है। हाउ डायग्नोस्टिक्स कैसे पैसा बनाते हैं, पैथोलॉजी पैसा कैसे बनता है। एक तो रूटीन टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर कर लो, शुगर कर लो, क्या तरह तरह की जो ब्लड और यूरिन से टेस्ट होते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस बनते हैं आजकल। देखिए, एक तो ये नीड बेस्ड है, पूरा हेल्थ केयर सेक्टर नीड बेस्ड है। मैं बीमार हूं तभी डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी तभी मैं टेस्ट कराऊंगा। तो एक तो वो रूटीन रेगुलर बिजनेस मॉडल है, कंजर्वेटिव बिजनेस मॉडल। दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ, एक नया सेगमेंट आ रहा है। देखिए, आज अनिश्चितता का दौर है, कब किसी को क्या बीमारी हो जाए पता नहीं, आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी पल रही है आपको पता नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये डॉक्टर हमेशा आपको बताएगा। तो बहुत सारी जगहों पे, और या पढ़े लिखे लोगों में, समझदार लोगों में, और ये एक अच्छा ट्रेंड है, मैं इसका समर्थक हूं कि आप साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराएं। तो वो प्रिवेंशन हेल्थ का ना पैकेज बिकने लगे हैं। उसके लिए प्रॉपर एक सेल्स टीम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके बेच के आती है। तो बड़ा बिजनेस डेवलप हो रहा है, और मेरे हिसाब से एक सर्टेन एज के बाद साल में एक बार आपको कराना भी चाहिए। स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जीनोमिक्स का, ऑन्कोलॉजी का, बायोप्सी करा लो, ये करा लो, वो करा लो। रेडियोलॉजी, ये हाई मार्जिन बिजनेस है, जहां पे ये जो ना एक्सरे हो रहा है, सीटी स्कैन और तरह तरह के जो टेस्ट होते हैं, मशीनों से बड़े टेस्ट होते हैं, वो होता है। होम कलेक्शन भी हो रहा है, ये भी एक बिजनेस तैयार हो रहा है, क्योंकि आप सेंटर पे जाने के बजाय सुबह 6 बजे बंदा आपके यहाँ आएगा, सैंपल लेके जाएगा। तो ग्रोथ ड्रिवन बाई प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस, उससे बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइव हो रही है। लाइफ स्टाइल डिजीज से हो रही है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से। इंश्योरेंस वाले, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो बीच बीच में मैसेज डाल के आपको याद दिलाते हैं कि टेस्ट वेस्ट कराते रहिए। लाइफ स्टाइल डिजीज जो हो गई आजकल, बहुत देर तक कंप्यूटर में बैठने की वजह से, लॉन्ग सिटिंग की वजह से, बहुत तरह तरह की बीमारी हो गई है। और प्रिवेंटिव हेल्थ, मैं अगेन कह रहा हूं, प्रिवेंटिव हेल्थ बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है पैथोलॉजी के लिए। एसेट्स क्या होते हैं किसी हॉस्पिटल या पैथोलॉजी में, लैंड और बिल्डिंग है, ह्यूज कैपेक्स, बहुत पैसा लगता है भैया। एक हॉस्पिटल आसानी से नहीं बनता, बिल्डिंग चाहिए, फिर उसके अंदर तरह तरह के इक्विपमेंट चाहिए, बेड चाहिए स्पेशलाइज, फिर डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, गार्ड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो बहुत पैसा लगता है। मेडिकल इक्विपमेंट, एमआरआई मशीन लेके आइए, सीटी मशीन लेके आइए, आईसीयू के लिए पूरा सिस्टम बनाइए, एम्बुलेंस रखिए। एम्बुलेंस में आजकल एम्बुलेंस के अंदर आईसीयू की फैसिलिटीज मिलने लगी हैं। तो बहुत सारी चीजें एडवांस हो रही, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है।
डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, ये बिजनेस देखिए, ये सबसे क्रिटिकल, किसी भी हॉस्पिटल के लिए सबसे क्रिटिकल एसेट है डॉक्टर्स। डॉक्टर सिर्फ एसेट ही नहीं, रिस्क भी है, आगे बताएंगे इसको। लैब में क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट बनानी है, टेक्नोलॉजी लगानी है, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, लोग रखने हैं, सेल्स वाले, कलेक्शन वाले रखने हैं, और बहुत ही मतलब ट्रेंड लोग होने चाहिए, और डेटा, पेशेंट का डेटा मैनेज करना भी एक तरीके से आपके लिए एसेट हो जाता है। रिस्क क्या है, तो हाई कैपिटल इंटेंसिटी, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत पैसा लगता है हॉस्पिटल बनाने में, और इसका ब्रेक इवन आने में बहुत लंबा समय लगता है। लॉन्ग पे बैक, अगर आप एक हॉस्पिटल बनाइए तो उसका ब्रेक इवन हो जाओ, फिर आप प्रॉफिट में आएंगे, इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा बहुत लग रहा है इसमें। हर चीज, मतलब वार्ड बॉय से लेकर के डॉक्टर तक सब कॉस्टली एसेट है, सब कोई सस्ता नहीं इसमें। आप किसी को भी सड़क से पकड़ के नहीं रख सकते, उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेंड आदमी ही चाहिए आपको। रेगुलेटरी रिस्क है, कोई भी तरीके से प्राइस कैप आ जाए, सरकार कोई नियम बना दे, डॉक्टर डिपेंडेंसी, लो ऑक्यूपेंसी बना तो दिया, लेकिन 100 में से 50 बेड ही हमेशा भरे रहते हैं। लिटिगेशन हो गया, कोई मुकदमेबाजी हो गई, कोई गलत दवा चली गई, कोई गलत पेशेंट के साथ बिहेवियर होगा, मुकदमा चल रहा है, अब पता लगा अगर उसमें फैसला अगेंस्ट में आ गया तो जुर्माना भी भरो। इंश्योरेंस प्राइसिंग प्रेशर होता है कि भाई अभी तो आपने, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कितने लाख का पैकेज है आपका, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट बनाएंगे, अब पता लगा उसमें कैप आ गया, तो आपके लिए वो दिक्कत है। लेकिन इस पूरे में जो डॉक्टर डिपेंडेंसी है, दिस इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर एनी हॉस्पिटल। आप कहीं जाते हैं इलाज कराने के लिए तो क्या देख के जाते हैं, दो चीजें, या तो हॉस्पिटल कि बहुत बड़ा अस्पताल है वहां जाएंगे, या डॉक्टर। लेकिन इसमें डॉक्टर ज्यादा बड़ा है, क्योंकि डॉक्टर इलाज करता है, अस्पताल नहीं करता है। तो डॉक्टर जहां एक तरफ हॉस्पिटल के लिए एसेट है, वहीं हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ा वो रिस्क है, क्योंकि जो पेशेंट आ रहा है वो डॉक्टर के नाम पे आ रहा है, और डॉक्टर साहब छोड़ के चले गए उस अस्पताल को, वो एक्स अस्पताल से निकल के वाई अस्पताल में चले गए, तो सारे पेशेंट वहीं में जाएंगे। तो मैनेजमेंट के लिए उस डॉक्टर को बचा के रखना, उसकी सैलरी बढ़ाते रहना, उसको पर्क देते रहना, ये सब एक तरीके से खर्चे हैं, और रिस्क है कि भैया छोड़ के मत जाना कभी। तो डॉक्टर जहां हॉस्पिटल के लिए एसेट है, वहीं उसके लिए रिस्क भी है। डायग्नोस्टिक्स में क्या रिस्क है, प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोकल लैब जो ये गली कूचों में खुली हुई है, हाईली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में, वो लोग पता नहीं कितने पैसे में कुछ भी कर लें, क्योंकि उनके ऊपर कोई बड़े खर्चे नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर, या कोई वो बहुत मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही पैथोलॉजी लैब, उनको एक सर्टेन लेवल मेंटेन करना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल का बहुत बड़ा रिस्क होता है, यहाँ पे इशू हो सकता है, रेगुलेटरी टाइटनिंग में भी इशू हो सकता है। ओवर एक्सपेंशन कर दिया आपने, आपने बहुत सारी लैब खोल दी, अब उतना धंधा भी तो होना चाहिए भाई। हर आदमी को ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत थोड़ी, जबरदस्ती थोड़ी कोई कराएगा। आप अपने जानकारी में सोचिए कि आप 10 लोगों को पूछ लीजिए, उसमें शायद एक आदमी हो जो अवेयरनेस के नाम पे टेस्ट कराता हो, वरना जब तक बीमारी नहीं होगी हम टेस्ट नहीं कराएंगे। तो एक्सपेंशन भी रिस्की हो सकता है, कि पता लगा एक्सपेंशन हो गया, रिस्क है, बिजनेस नहीं आ रहा है। अब करते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसकी स्वॉट एनालिसिस करने के बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली हेल्थ केयर सेक्टर को निवेश करना है अगर आपको, तो क्या क्या उसमें डालना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है, ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप है, इसमें कोई शक नहीं है। पर बेड जो पर कैपिटा हम लोगों के यहाँ बहुत कम है। हेल्थ केयर के डॉक्टरों की कमी है, अच्छे डॉक्टरों की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्वैक की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे डॉक्टरों की कमी है, अच्छे अस्पतालों की कमी है। आप देखिए, आप भाग के दूसरे शहर जाते हैं इलाज कराने के लिए, छोटे शहरों में बड़ी क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती हैं। तो एक तो वो बहुत डिमांड है, तो ग्रोथ बहुत बड़ी है। मैं बता दें कि 17 से 22% CAGR की ग्रोथ आजकल हॉस्पिटल सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर में चल रही है। क्रॉनिक डिसीज की इतनी कीमत बढ़ रही है, आप मतलब, मैं नहीं चाहूंगा कि जिंदगी में कभी किसी को कोई बीमारी हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो मेरा क्या मतलब, सबका ही जुमला है कि एक बिल दूर है आप गरीब होने से, सिर्फ एक बिल। वो एक बिल आपको गरीब बना सकता है, क्योंकि आजकल किस बीमारी में कितना पैसा खर्च होगा आप सोच नहीं सकते हैं। और हॉस्पिटल उस समय आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, डॉक्टर दुश्मन नंबर 1 लगता है, क्योंकि इतना पैसा खर्च होता है आपका। तो क्रॉनिक डिसीज की, अच्छा, जहां आपको बुरा लग रहा है वहीं हॉस्पिटल के लिए वो बिजनेस है, क्योंकि जितनी महंगी दवा है उसमें उतना ज्यादा मार्जिन है, ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि कॉस्ट उसकी कम होती है, स्कार्सिटी है, पेटेंट है, तो मार्जिन हाई हो जाता है। प्राइसिंग पावर है, प्रीमियम हॉस्पिटल में आप जाके बार्गेन नहीं कर सकते कि आप
अपोलो अस्पताल में गए, उसने कहा 5 लाख लगेंगे, आपने कहा नहीं सर 3 में कर दो, वहां बार्गेन नहीं चलता। और उस मनः स्थिति में आप बार्गेन करने के लायक नहीं होते हैं कि आप बार्गेन करेंगे, इलाज कराएं। हाई आरओसी इन डायग्नोस्टिक्स, एसेट लाइट मॉडल, जो डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस है, जहां पैथोलॉजी लैब, वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसेट लाइट है। आप जरूरी नहीं कि पैथोलॉजी के लिए आप बिल्डिंग बनाएं, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग आपको बनाना पड़ेगी। किराए की बिल्डिंग में हॉस्पिटल बहुत रेयरली चलते हैं, निजी बिल्डिंग में ज्यादातर चलते हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक्स में ये काम आराम से हो सकता है। मशीन ही तो रखनी है एक टेस्टिंग की, बिल्डिंग किराए पे ले सकते हैं आप। अब वीकनेस क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। दिस इज द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी हॉस्पिटल। बहुत कैपिटल लगता है। अभी हमने आपको बताया ना कि डॉक्टर रिस्क है, एसेट भी है तो रिस्क भी है, और वो उसको रिस्क को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को खुश रखना पड़ेगा, बहुत सैलरी देनी पड़ेगी। फ्रेगमेंटेड डायग्नोस्टिक्स मार्केट है। डायग्नोस्टिक में एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत फ्रेगमेंटेड है, इतना कंपटीशन है, इतना प्राइसिंग का है, स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, अच्छे पढ़े लिखे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो आपको मिलेगा नहीं। तो उसकी भी एक डिपेंडेंसी ऑन डॉक्टर रेफरल, डॉक्टर रेफर करेगा, उस पर आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? टीयर 2-3 में एक्सपेंशन है। देखिए बड़े शहरों में तो बड़े अस्पताल हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन सब में, लेकिन छोटे छोटे शहरों में बड़े अस्पताल, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो एक्सपेंशन की असीम संभावनाएं हैं। इसीलिए वो 22% की CAGR से ग्रो कर रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बूम है। जितना समाज पढ़ेगा, जितना मिडिल क्लास पैसा कमाएगा, या इवन गरीब आदमी भी कमाएगा, तो उसको ये समझ में आ गया कि भैया एक समय बहुत बड़ी बीमारी का खर्चा उठाने से अच्छा है कि साल में एक बार टेस्ट करा लो। तो वो बढ़ रहा है। डिजिटल हेल्थ और AI डायग्नोस्टिक्स आ रहा है, इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है चीजें। कंसोलिडेशन बहुत भयंकर हो रहा है। मर्जर एंड एक्विजिशन हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत तेजी से हो रहा है। हाल फिलहाल में आपने बहुत जगहों पे सुना होगा। मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन। सरकार कभी भी किसी भी बीमारी के इलाज को कैप कर सकती है कि इसके लिए इतना पैसा लिया जाएगा, ये आप इससे ज्यादा नहीं करेंगे, या इतने ज्यादा ऑपरेशन आप नहीं करेंगे। बहुत सारे रेगुलेशन सरकार लगा सकती है, क्योंकि ये ह्यूमन और पॉलिटिकल इशू है। तो राज्यों के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, जिले के लेवल पे, केंद्र के लेवल पे कुछ भी इसमें हो सकता है। इंश्योरेंस प्राइसिंग का प्रेशर हमेशा बना रहता है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम तो इससे ज्यादा इसका पेमेंट ही नहीं करेंगे। झगड़े मतलब सिंपली कोई बिल एकदम सिंपली क्लियर हो ही नहीं सकता इंश्योरेंस का, आपको थोड़ा बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल भी ये देखता है यार कि हमने बिल तो बना दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी दे ही नहीं रही, फंस गया मामला, अब पेशेंट के पास है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? तो ये एक सरदर्दी, एक झंझट हमेशा रहता है। और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, ये छोटा सा है, इस पर कभी अलग से शो बनाएंगे। AI जो आ रहा है ना, ये हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ग्रोथ, मार्जिन बहुत बड़ा चेंज लाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डॉक्टर्स के लिए, इन सब के लिए बहुत घातक होने वाला है। वो कभी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं। अब हेल्थ केयर सेक्टर में जब हम निवेश करने की बात करें, सेक्टर को समझने की बात करें, तो ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं? अवेयरनेस बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज, हार्ट इशू, बैक पेन, L1 L5, मतलब इतनी लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। देर लॉन्ग सिटिंग करते हैं, देर रात में जाग रहे हैं तो स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, या बहुत नींद आती है तो उसके लिए दूसरी पिल खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सर दर्द होता रहता है, BP बढ़ गया है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये ट्रिगर है, क्योंकि धंधा तो इसी से आ रहा है। पॉपुलेशन एज हो रही है। देखिए भारत में अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी पॉपुलेशन की एज, एवरेज एज 28 साल से कम है, लेकिन 20 साल बाद यही 28 साल वाला 48 साल का होगा। तो एजिंग पॉपुलेशन, इसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज जरूरी होंगी, खर्च करना पड़ेगा, और वो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। इंश्योरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, आयुष्मान भारत आ गया है, हर आदमी लगभग अब चाहता है कि एक इंश्योरेंस कवर तो ले लें। एक बिल आपको गरीब बना सकता है, तो इसलिए आप बचे रहने के लिए आप हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेते हैं, मस्ट है। आप जीवन में कोई और इन्वेस्टमेंट करें, शेयर खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, ना खरीदें, लेकिन हेल्थ केयर की एक पॉलिसी अच्छी प्रीमियम वाली जरूर ले लीजिएगा, जिसमें कम से कम 20-50 लाख का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। एक्सपेंशन रेशियो टीयर 2-3 सिटीज में भयंकर तेजी से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है,
तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री इस समय लगभग 372 बिलियन की आंकी गई थी 2023 में। करेंटली हो सकता है 400 बिलियन डॉलर की हो, 2030 तक ये 700 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। 700 बिलियन डॉलर्स, तो रफली डबल फ्रॉम हियर। तो मैंने बताया था कि अलग अलग सेगमेंट में देखेंगे तो 17-18% से लेके 23% तक की CAGR इसमें हो रही है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर सेक्टर में है अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो। अब हाउ टू ट्रैक हेल्थ केयर सेक्टर, यहां तक तो हमने धंधा पानी समझ लिया कैसे होता, अब इसको ट्रैक कैसे करें। तो किसी भी हेल्थ केयर कंपनी को आपको ट्रैक करना है, स्टॉक को देखना है, तो आपको क्या देखना है, हॉस्पिटल के लिए अलग, डायग्नोस्टिक्स के अलग। हॉस्पिटल्स के लिए आपको देखना है कि ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, अगर 100 बेड है तो कितने बेड उसमें भरे रहते हैं, एवरेज क्या आता है उनका। हर क्वार्टर में नतीजों के बाद जब आप रिजल्ट सुनते हैं, अपोलो का, फोर्टिस का, मैक्स का, रेनबो का, यथार्थ का, किसी का भी सुनेंगे आप, तो उसमें ये ध्यान से सुनिएगा कि उनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, हर ऑक्यूपाइड बेड से एवरेज रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और किस तरह के ट्रीटमेंट से वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऑक्यूपेंसी 80% है, 90% है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो रहा है। तो वो भी देखना है आपको। प्लस कंपनी एक्सपेंशन कर रही है क्या, अब पता लगा 5 साल से बेड एक्सपेंड ही नहीं किया, इसका मतलब धंधा ही नहीं है उनके पास। सेक्टर 18% से ग्रो कर रहा है और आप एक्सपेंड ही नहीं कर, इसका मतलब आपके पास बिजनेस नहीं है। तो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन, एबिटा मार्जिन, कितना मार्जिन आप जनरेट कर पाते हैं, पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप जो कर रहे हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन कितना बन रहा है। और केस मिक्स, जो मैंने ARPV में बताया था कि हाई एंड वर्सेस लो एंड सर्जरीज, किस तरह की सर्जरीज आप कर रहे हैं। आप खाली हाइड्रोसील, मोतियाबिंद और हर्निया के ऑपरेशन कर रहे हैं तो बहुत पैसा नहीं बनेगा। हार्ट का कर रहे हैं, लंग का कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसा बनेगा। तो सर्जरी का मिक्स देखना पड़ेगा आपको। डायग्नोस्टिक्स में कैसे करेंगे, पैथोलॉजी कैसे देखेंगे, एक वॉल्यूम ग्रोथ कितनी, भाई कितने टेस्ट और सैंपल आप कर रहे हैं हर महीने, रियलाइजेशन पर टेस्ट, हर टेस्ट में आपकी बच क्या रहा है, कितना रियलाइज कर पा रहे हैं आप, क्योंकि खर्चे हैं। अब घर से जाके सैंपल लेके आ रहे हैं या वो सेंटर पे आके सैंपल ले रहे हैं, नेटवर्क कितना बड़ा आपने एक्सपेंड किया है, मार्जिन क्या होता है। जनरली इनकी मार्जिन हाई होता है क्योंकि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते ज्यादा, मतलब सैंपल आया और लैब में गया, यही तो है ना, इसके अलावा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके। तो मार्जिन जनरली हाई होता है, लेकिन कितना हाई होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि यार ये तो 10-12% की, 15% का मार्जिन दिख रहा है, मतलब फिर कुछ गड़बड़ है। और B2C वर्सेस B2B मिक्स, बहुत सारे पैथोलॉजी लैब में कॉर्पोरेट की बहुत ज्यादा होती है ना, कि जैसे लाल पैथ लैब मान लीजिए, तो उनके पास कितने B2B क्लाइंट हैं कि कंपनी से टाई अप है कि उसके कर्मचारी पूरे उनके यहाँ करेंगे, और डायरेक्ट कौन लोग जा रहे हैं, तो मिक्स कैसा है। मिक्स, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फुटकर वाले लोग जा रहे हैं जो अपने मन से टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी है, कभी गया कभी नहीं गया, कोई नीड बेस्ड है, कोई अवेयरनेस वाला है। लेकिन अगर आपने एक कंपनी फंसा लिया कि एक बहुत बड़ी कंपनी जहाँ 4 लाख एम्प्लॉय, वहां से आपका टाई अप हो गया, तो वो कंपनी इंश्योर करती है साल में हमारे एम्प्लॉय का एक बार टेस्ट जरूर हो, तो आपके पास एक एन्युटी बिजनेस आ गया कि हमने 4 लाख टेस्ट तो हमको करने ही करने। तो मिक्स अच्छा होना चाहिए। केवल B2C है या केवल B2B है तो दिक्कत है। केवल B2B मान लीजिए है तो वो रिस्क है कि कभी भी कंपनी का मूड खराब हुआ, कैंसिल कर दिया, अब पता लगा झटका लगा होगा, 20% बिजनेस एक झटके में उड़ गया। तो मिक्स अच्छा होना चाहिए दोनों का। नाउ अंडरस्टैंड कि मैक्रो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जो बड़ा ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं वो इंश्योरेंस की वजह से करा पा रहे हैं। गवर्नमेंट के हेल्थ केयर स्पेंडिंग क्या, अगर सरकार मान लीजिए बजट में हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ाती है तो आयुष्मान बढ़ेगा, तरह तरह की चीजें आएंगी, तो उसका फायदा होगा। डिजीज का ट्रेंड क्या चल रहा है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन है कि मान लीजिए जैसे अपने आप को हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, बहुत ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या इस तरीके की क्रिटिकल डिजीज बढ़ रही है, वो देखना पड़ेगा। अब जैसे कोई अचानक से कोई बहुत
सीजनल कोई बुखार बढ़ने लगा जिसमें एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है, उस तरीके की चीजें होती हैं। और अर्बन वर्सेस रूरल पेनिट्रेशन, कि किस इलाके में किस तरीके के पेनिट्रेशन बढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको एक मैक्रो इंडिकेटर देखना पड़ेगा। अब क्या ये एक सनराइज सेक्टर है? इसका जवाब है यस, इट्स अ सनराइज सेक्टर। अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। आज भी गुड हेल्थ केयर भारत में सब लोगों को अवेलेबल नहीं है, बहुत कम लोगों को अवेलेबल है। मेट्रोज और टीयर 1 सिटीज को छोड़ दें तो गुड क्वालिटी के हॉस्पिटल आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में नहीं मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज, झोला छाप डॉक्टर, क्वैक, कंपाउंडर, यही सब डॉक्टर बने। कई तो मेडिकल स्टोर भी डॉक्टर है, वही दवाई दे देते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। स्ट्रक्चरल डिमांड ग्रोथ है, रियल डिमांड ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन एज होगी और ज्यादा बढ़ेगा। डायग्नोस्टिक्स को स्केल कर रहे हैं बहुत तेजी से, हाई मार्जिन बिजनेस है। टेक्नोलॉजी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेलविंड्स है इसमें। तो ये एक सनराइज सेक्टर है। लेकिन इसमें हॉस्पिटल्स में कैपिटल हैवी है, स्लोअर रिटर्न है। अगर एक एक्सपेंशन के मान अच्छा, इसमें क्या होता है, ग्रीन फील्ड की बजाय ब्राउन फील्ड का एक्सपेंशन ज्यादा तेजी से होता है अस्पतालों में। क्यों? हमेशा आपने देखा होगा कि कोई जब नया अस्पताल बनाता है तो वहां पे जमीन बहुत खरीदता है। अस्पताल 1 बीघा जमीन खरीदा, उसके 20% में अस्पताल बना, बाकी जमीन छोड़ रखते हैं, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे वो ब्राउन फील्ड, वहीं पे और बनाएंगे अस्पताल, नई बिल्डिंग बनेगी। क्योंकि एक बिल्डिंग ब्रांड पे चलता है, डॉक्टर के ब्रांड में चलता है। बहुत सारे लोग आंख का ऑपरेशन कराने के लिए चेन्नई जाते हैं, लीवर का ऑपरेशन कराने के लिए हैदराबाद और चेन्नई जाते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए आप गुड़गांव जाएंगे। क्यों? लीवर का टेस्ट कराना है तो दिल्ली जाएंगे। इसलिए क्योंकि वहां फलाने डॉक्टर साहब, फलाना अस्पताल बहुत फेमस है। तो उसी फेमस अस्पताल को मान लीजिए एक नया सेंटर खोलना, एक्सपेंड करना है, और वो जाके खोले दीमापुर में, या वो चला गया तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा, तो शायद उतना नहीं चलेगा क्योंकि लोग जानते नहीं उसके बारे में। लेकिन उसी जगह पे वो एक्सपेंड करेगा क्योंकि वहां डिमांड है, तो ज्यादा अच्छा हो। इसलिए ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हॉस्पिटल सेक्टर में ज्यादा होता है। तो अब जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो उसका जो खर्चा आता है, मैंने अगेन कहा कि ये बिजनेस नीड बेस्ड है, ये फैंसी बिजनेस नहीं है। आप अस्पताल तभी जाते हैं आपको जब जरूरत होती है, तो उसका ब्रेक इवन या उसमें जो पैसा लगा है, आरओसी रिटर्न आने में समय लगता है। इसलिए ये हाई कैपिटल बिजनेस है, स्लो रिटर्न बिजनेस है। तो यहां पैसा कौन बनाता है? जो पुराने दिग्गज स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं। नए प्लेयर में आप पैसा लगाओगे तो रिटर्न देर से आएगा। तो एक इसके साथ कैविएट है। दूसरा कैविएट डायग्नोस्टिक्स में क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्राइसिंग, बीच में तो आपको याद होगा 1 mgo पता नहीं कौन कौन से 100 रुपए में करने लगे थे। थायरोकेयर वाला तो 50 रुपए में कुछ कुछ करने लगा था, वो बंद हो गया ट्रेंड अभी, लेकिन ये एक समय आया था। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा, क्योंकि लोकल और अनऑर्गेनाइज प्लेयर पैथोलॉजी में बहुत ज्यादा है, तो वो होगा। कंसोलिडेशन का एक फेज चल रहा है। लेकिन डायग्नोस्टिक्स में जल्दी रिटर्न बनता है कि वहां पे एसेट लाइट है और झंझट कम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है। हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है। एक बार अस्पताल आपने बना लिया और 4-5 साल बढ़िया चल गया, तब फिर वहां पे अच्छी रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल में और पैथोलॉजी में कौन सी बड़ी प्रमुख कंपनियां भी, देखिए इसमें अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, नारायण, ग्लोबल, एस्ट्रेडियम, रेनबो, यथार्थ हॉस्पिटल, बहुत सारी कंपनी लिस्टेड प्लेयर में है। पैथोलॉजी में कौन से हैं? लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, थायरो, विजया, कृष्णा, ल्यूपिन, पाथ काइंड, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां खुल गई जो पैथोलॉजी में है। क्योंकि यही लिस्टेड में है बड़े बड़े प्लेयर, तो इसलिए मैंने इनका लिया। बाकी अनऑर्गेनाइज में तो सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं यहाँ पे। कंपैरिजन करते हैं हम आपके। देखिए क्या है कि प्रीमियम हॉस्पिटल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लीडर कौन है, की स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है। तो सबसे पहले अपोलो और मैक्स को आप लीडर की कैटेगरी में रखिए, क्योंकि इनके नेटवर्क सबसे बड़ा है, इनका एक्सपेंशन सबसे बड़ा है। पहले देख लीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज, इसको रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा। इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इज वेरी हाई, अपोलो और मैक्स का, क्योंकि पुराने प्लेयर हैं, दिग्गज हैं, नेटवर्क बड़ा है, बहुत स्टेब्लिश ब्रांड हो गए हैं। और रिस्क क्या है? वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। इन दोनों को अगर आप देखेंगे जाके शेयर मार्केट का प्राइस,
तो इन दोनों की वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत है और लीडर है। वैल्यू हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको नारायणिया और एस्टर डीएम मिलेगा। नारायण हृदयालय, एस्टर डीएम क्यों है? वॉल्यूम ग्रोथ बहुत हो रही है इसमें, एस्टर डीएम में भी और नारायण में भी, और लोअर प्राइसिंग पावर है। नारायण हृदयालय में प्राइसिंग पावर उतनी नहीं है और एस्टर डीएम में नहीं है। नारायण के साथ एक और पॉजिटिव है कि इन्होंने फॉरेन में भी अपने आप को एक्सपेंड कर लिया है। ब्रिटेन में अभी इन्होंने एक कंपनी खरीदी है, उसके थ्रू भी करेंगे, और खुद इंश्योरेंस भी देना चाहते हैं तो वो भी काफी सस्ते में जा रहे हैं, तो प्राइसिंग इनके यहाँ लोअर है। टर्नअराउंड स्टोरी है फोर्टिस की, बीच में काफी विवादों में झंझट में रहा है, तो ग्रोथ भी है और बैकिंग भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क है, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल पिछले कुछ सालों में जिस दौर से गुजरा है वहां पे अभी भी बहुत सारी चीजें सेटल होना बाकी है। डायग्नोस्टिक्स में लाल और मेट्रोपोलिस हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन कंपटीशन का डर है। रिस्क क्या है? कंपटीशन बहुत भैया, बहुत सारे सस्ते प्लेयर मार्केट में आ गए हैं, लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं, बहुत स्टेब्लिश हैं, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क बन चुका है, और एक स्टैंड अलोन, ये इनका कोई अस्पताल नहीं है, ये स्टैंड अलोन अपनी कंपनियां काम करते हैं। थायरोकेयर और कृष्णा है, वॉल्यूम और स्केल पे खेल रहे हैं, प्राइसिंग प्रेशर। देखिए इसमें कुछ लोग तो गवर्नमेंट से भी टाई अप करेंगे, जैसे कृष्णा वगैरह है, विजया वगैरह, ये लोग गवर्नमेंट से, कि सरकारी अस्पताल से इनका टाई अप हो गया कि हम आपके लिए टेस्टिंग करेंगे, तो वो डॉक्टर जो रेफर करेगा वो इनके यहाँ होगा, तो अब प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू आ जाता है। गवर्नमेंट की प्राइसिंग है, कम लेनी पड़ी, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा लेकिन प्राइसिंग आपकी कम होगी। तो ये जो तमाम कंपनियों को मैं कंपेयर कर रहा हूं वो इस लिहाज से कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है और किसमें रिस्क क्या है। अब इसको देख के आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएंगे तो फिर आप जिम्मेदार है, मैं पहले कहा रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक और चीज में ध्यान रखिएगा, साइज से ज्यादा एफिशिएंसी मैटर करती है। आप कितने बड़े अस्पताल चला रहे हैं, इससे ज्यादा कितना अच्छा एग्जीक्यूशन है आपका। वापस जाइए प्लेट में, यहां पे क्या लिखा था? एग्जीक्यूशन रिस्क है, इसलिए फोर्टिस को मार्केट उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किसको दे रहा है? अपोलो और मैक्स को। जबरदस्त इनके पास बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, इसीलिए क्योंकि साइज डज नॉट मैटर, एफिशिएंसी मैटर्स। तो एक तो ध्यान रखिएगा, ये मार्केट किसको रिवार्ड करेगा? एफिशिएंसी को, नॉट ग्रोथ एलोन। आप ग्रोथ बहुत कर रहे हैं, 20% 30% की आपकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, मार्जिन किधर है? आप मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन कर रहे हो, तो ग्रोथ तो बड़ी बड़ी आ रही है लेकिन मार्जिन नहीं है, आरओसी में बन नहीं रहा है। अकेला हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता है, एक इकोसिस्टम चाहिए। मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया था कि अपोलो के अंदर आप घुसे हैं तो वहां कॉफी से लेकर के टॉयज तक मिलते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में घुस के देखिए, वहां पे कैसे शानदार कैंटीन, बढ़िया कॉफी भी मिल रही है। मुंबई के कभी कोकिला बेन हॉस्पिटल में जाइए अंधेरी में, आप देखिए क्या बढ़िया स्टारबक्स खुला हुआ है। पॉइंट इज कंप्लीट इकोसिस्टम, मतलब सर्जरी भी होती है, पैथोलॉजी भी है, फार्मेसी भी है, और बहुत ही शानदार एग्जीक्यूशन है, और हर तरीके का वहां पे इलाज हो जाता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो पूरे मार्केट किसको रिवार्ड करेगा? जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो कंप्लीट इकोसिस्टम अपोलो के पास है, कंप्लीट इकोसिस्टम मैक्स के पास है। स्टैंड अलोन में भी जैसे उतनी बड़ी कैटेगरी नहीं आता मेदांता, लेकिन वहां पे भी कंप्लीट इकोसिस्टम, लेकिन वो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो गया, वो उस तरीके का नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा क्लोजर पहुंचेंगे कि किसको आपको निवेश के लिए चुनना चाहिए। फाइनल इनसाइट्स क्या है ये आपको समझा देते हैं। फाइनल इनसाइट्स में देखिए, द सेक्टर इज एंटरिंग इन कंसोलिडेशन फेज। पूरा हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर, आपको बताऊं कि जितने अनलिस्टेड प्लेयर हैं या अब लिस्टेड में भी आ गए, अनलिस्टेड में इतनी भयानक प्राइवेट इक्विटी ने ओनिंग की थी कि मतलब एक तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर पे कब्जा टाइप का हो गया था उनका, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि ये एक सनराइज सेक्टर है, 12 15 17 से लेके 22% तक अलग अलग सेगमेंट में ग्रोथ आ रही CAGR, तो ये हर 3 साल 4 साल में धंधा डबल हो रहा है। भारत अनपेनिट्रेटेड मार्केट है,
यहाँ पे बहुत गुंजाइश है। तो उसकी वजह से प्राइवेट इक्विटी बहुत आ गए हैं और वो कंसोलिडेशन भी चल रहा है। हर शहर में आपको 2-4 अस्पताल मिलेंगे जो प्राइवेट डॉक्टर चला रहे हैं इंडिविजुअली। कुछ बहुत अच्छे चला रहे हैं, कुछ छूट जा रहे हैं। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। बड़ा अस्पताल जाता है, वो देखता है यार ये अस्पताल तो बहुत अच्छा चल रहा है, खरीद लो उसको। तो उस खरीदने से उसको क्या फायदा हुआ? लोकल ब्रांड मिला जो उस शहर में बड़ा प्रसिद्ध है। ओनरशिप किसकी हो गई? बड़े अस्पताल की। वो सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, उसको थोड़ा और अपग्रेड कर देगा वो। ये इस सेगमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और अपना एक्सपेंशन करेगा। तो एक तो कंसोलिडेशन फेज है, तो स्मॉल लैब्स गेटिंग एक्वायर्ड, स्मॉल रीजनल हॉस्पिटल्स गेटिंग एक्वायर्ड एंड स्केलिंग टू द चेन्स, बिग प्लेयर्स बिकमिंग मोनोपोलिस्टिक इन सिटीज। ये बात भी सच है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे दिल्ली में मेरे ख्याल में मैक्स का बहुत दबदबा, अरे बहुत, हर इलाके में मैक्स मिलेगा आपको, अपोलो मिलेगा आपको। अब लखनऊ में आप जाइए तो अपोलो खुल गया है ना। वैसे ही हर शहर में आप जाएंगे तो वहां का एक रीजनल प्लेयर भी आपको बड़ा सा मिलेगा। तो ये एक नया ट्रेंड है, ये इनसाइट समझ लीजिए। द सेक्टर इज एंटरिंग ए प्रीमियमाइजेशन साइकिल। प्रीमियम हो रहा है। देखिए अभी कोई भी आदमी किसी ऐसे अस्पताल में अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहता जो बहुत साधारण सा हो, क्योंकि लाइफ का रिस्क है और ये ईमानदारी की बात है कि आप हमेशा अच्छा इलाज कराना चाहते हैं। तो उसके लिए अब जैसे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है तो अमीर पेशेंट जा रहे हैं, प्रीमियम हॉस्पिटल में जाएंगे। ये उदाहरण के लिए मैंने खाली लिखा है, मैक्स है, अपोलो है, तमाम जगहों पे। मास बेस में कहाँ पे जा रहा है? अफोर्डेबल चेन्स है, नारायणा मास बेस को ले रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ में डायग्नोस्टिक्स बूम है, तो लाल पैथ लैब, थायरो केयर, मेट्रोपोलिस और तमाम सारे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हैं, उन सब में भी ये बूम आपको चलता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ ट्रैक्स हैं जिनको थ्रू देख सकते हैं आप। तो जितने मैंने नाम लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, वो प्लीज उसमें देखिएगा। सबकी स्ट्रेंथ हमने बताई, सबकी वीकनेस बताई है। रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से कि आप जाके अपोलो शेयर खरीद लो या मैक्स खरीद लो, कि मैंने बोला था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको वो सिखा दिया है कि आप बहुत आराम से इस सेक्टर को ट्रैक करके अपने लिए अच्छी बेट निकाल सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स में भी और हॉस्पिटल्स में भी। इसमें मैंने उन चीजों को शामिल नहीं किया जो आजकल, एक चूंकि लिस्टेड प्लेयर नहीं है उसमें, आयुर्वेदा का बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे नेचुरोपैथी सब किया रहा, तो पूरी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। लेकिन हमने सिर्फ फोकस उस पर किया है हेल्थ केयर में, जो मार्केट में लिस्टेड प्लेयर के अंदर कद आते हैं, वो वाले धंधे को हमने कवर करने की कोशिश की है कि जिससे आप एक निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस को समझने में आसानी मिले। मेरा उद्देश्य है आपको वो धंधा समझाना। तो जब अगली बार रिजल्ट आएगा तो जितना मैंने आपको इसमें बताया है, आप उसके पैमाने पे उस स्टॉक को या उस कंपनी को परखने की कोशिश करिएगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, कि पर बेड रेवेन्यू कितना आ रहा है, मिक्स क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, क्या हॉस्पिटल एक्सपेंशन के मोड में है, अभी ताजा ताजा उसने बहुत सारी हायरिंग की डॉक्टरों की, तो उसकी बहुत तनख्वाहें उसको देनी पड़ रही। ये सब पैरामीटर्स हैं जो उसमें एक्सपेंशन में आते हैं। होपफुली ये आपको शो अच्छा लगा होगा। एक और चर्चा हमने की अपने वादे के मुताबिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, एक और नए सेक्टर पे हम लोग बातचीत करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी मुझे पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन जो भी होगा ऐसे दिलचस्पी बनाएंगे। तो इस एजुकेशनल सीरीज का एक ही पर्पज है कि आपको सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बना देना, और तब आप खुद जाके उस कंपनी को समझ सकें, उसके जब रिजल्ट आए या कुछ वो बात बोले तो उसको एनालाइज कर सकें। इस शो का मकसद यही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी जो मर्जी हो वो आप खरीदें, क्योंकि पैसा आपका, नफा आपका, नुकसान आपका। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमें बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।